हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के अंदर अब हम आ चुके हैं MIQ नाम के वीडियो के ऊपर, विच बेसिकली मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोगों ने बाकायदा प्लेलिस्ट को फॉलो करा है तो आप लोग जानते हैं पहले टॉपिक वाइज वीडियोस डिलीवर करवाए गए आप तक, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के दो पार्ट्स आए थे। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन था। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 21 तक का सोल्यूशन था, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेलिस्ट में MCQ ऐड हुआ और उसके बाद फिर ऐड हुआ MIQ, ठीक है। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम पैटर्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत अहमियत होती है, इसलिए MCQs को अलग से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी अहमियत MCQs की है उतनी ही अहमियत यहां पर कई दफा डेरिवेशंस की भी होती है, ठीक है। तो डेरिवेशंस हम कहां पे डील करेंगे? हम डेरिवेशंस इस वीडियो में डील करेंगे और उन डेरिवेशंस को डील करेंगे जो कि मतलब ऑलमोस्ट है कि ऐसा सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। आई आपको मेरी बात समझ में? तो चलें बिना समय लगाए, जैसा इसका नाम है वैसा काम है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लिटरली ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको लेकर के आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। अगर आप हल्का सा डीप सर्च करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, केपलर के थर्ड लॉ के ऊपर ना कई दफा ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं और स्लोप वगैरह पर बेस्ड सवाल भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि डिराइव द एक्सप्रेशन विथ रेफरेंस टू केपलर्स थर्ड लॉ, ऑल्सो फाइंड द स्लोप फॉर t वर्सेस r क्यूब गिवन दैट r क्यूब लाइज ऑन द x एक्सिस एंड t स्क्वायर लाइज ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो पहले यहां पर ना आपको समझना है कि हमारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए ना वो स्लोप के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। किसके ऊपर सर? स्लोप के ऊपर, ठीक है। अब ये स्लोप बेसिकली क्या होता है, तो जो हमारे साथ बायो वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जरा बता दूं, हालांकि हम लोग ये सब डील कर चुके हैं पहले से, लेकिन एक बार फिर से बनता है सवाल के साथ साथ, ठीक है। ये मेरे पास कोई कंसर्न लाइन है मान लिया जाए, ठीक है। अब नाउ दिस पर्टिकुलर लाइन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस बात पे ना अच्छे से ध्यान रखना कि जो थीटा है ना, दिस थीटा is made between the line and the positive x-axis, ठीक है। theta is made between the line, theta is made between the line and the positive x-axis, ठीक है। theta is made between the line and the positive x-axis, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। नाउ अब ना बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है ना, तो स्लोप को वैसे हम मैथ्स में छोटे वाले m से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। यस चलेगा। स्लोप को अपन करते हैं m से रिप्रेजेंट, और स्लोप को ना dy बाई डी एक्स भी कहा जाता है, ठीक है। स्लोप को dy बाई डी एक्स भी कहा जाता है। तो जो क्वांटिटी y एक्सिस पर आती होगी आप उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जो क्वांटिटी x एक्सिस पर आती होगी उसको आप जरा वहां लिख दीजिएगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई? यस, ये वाली बात समझ में आ गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या होता है ना, देखो स्लोप को m से कर लिया, dy बाई डी एक्स कर लिया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि स्लोप को tan थीटा भी कहा जाता है, ठीक है। जिस लाइन का, अच्छा स्लोप निकलता है किसका है? स्लोप निकलता है किसी गिवन लाइन का, ठीक है। तो जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं ना, उस लाइन ने क्या एंगल बनाया था विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? क्या बोला मैंने? जिस लाइन का आप स्लोप निकाल रहे हैं ना, उस लाइन ने क्या एंगल बनाया था विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? उस एंगल को आप वहां पर यूज करते हैं, बोलो हाँ कि ना। आइए वाली बात समझ में। सो दिस थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख करके रखा हुआ था कि ये थीटा था ये वाला, द एंगल मेड बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन, जिस लाइन का आप स्लोप निकालना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हमसे ना सवाल में बेसिकली क्या पूछा हुआ, देखो
स्लोप निकालना है, और स्लोप किसका निकालना है सर, टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब का स्लोप निकालना है। ठीक है, अब ये सवाल दिमाग में आता है कि सर वाई पे क्या आ रहा है और सर एक्स पे क्या आ रहा है, तो वो चीज सवाल में पहले से ही क्लियर करके रख दी गई थी। कहा गया था कि गिवन दैट आर क्यूब लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड टी स्क्वायर लाइज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लाइज ऑन द वाई एक्सिस एंड आर क्यूब लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में क्लियर हो चुका है सर, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे क्या बोला हुआ था, पहली बात तो डिराइव द एक्सप्रेशन विद रेफरेंस टू केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो केपलर के थर्ड लॉ के अनुसार बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, देखो जैसे मान लेते हैं टी स्क्वायर जो था दिस वाज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। ये जो हमने लिखा है ना, ये हमने लिखा है इन अकॉर्डेंस विद केपलर्स थर्ड लॉ। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? ये लिखा गया है इन अकॉर्डेंस विथ केपलर्स थर्ड लॉ, ये लिखा गया है इन अकॉर्डेंस विथ केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस अगर सन मान लिया मैंने, ठीक है, ये मैंने मान लिया, चलो सन ये रहा, ठीक है, और इसके आसपास ना मैंने एक ऑर्बिट बना दी, जिस ऑर्बिट में कोई सा भी एक प्लैनेट जो है वो मूव कर रहा है। फॉर इंस्टेंस हमने ऐसा मान लिया कि इस ऑर्बिट में एक प्लैनेट है जो कि ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इसकी जो दूरियां होती हैं वो आप निकालेंगे सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये आपने दूरी जो निकाली ना, इसको अभी अपन के लिए क्या, अपन अभी क्या बोल देंगे इसको, चलो आर बोल देते हैं। ठीक है, इसको अपन ने अभी क्या बोल दिया, आर बोल दिया ना। होता क्या है कि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, मतलब उसके ऊपर बकायदा एक फोर्स काम कर रहा है, विच इज बेसिकली द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब यहां पे मजेदार बात क्या होती है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, दिस इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा गया अच्छे से? क्या आपके दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ रही है? इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी को अपन बोल देते हैं चलो वी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसको लिख दिया जाए जरा यहां पे कि द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by the gravitational force of attraction between the sun and the planet। ठीक है, is provided by the gravitational force of attraction, is provided by the gravitational force of attraction, is provided by the gravitational force of attraction between the sun एंड द प्लैनेट। ठीक है, बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। ठीक है, नाउ अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इसका सन का मास अपन बड़ा वाला m ले लेते हैं और इसका मास अपन छोटा वाला m ले लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ये छोटे वाले m के ऊपर, mv स्क्वायर बाई आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा सर जी एम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, आर का स्क्वायर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात सही से बैठ गई है सर? बिल्कुल बैठ गई है। ठीक है, एक आर से एक एम से एक एम निपट गया। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा सर, ये बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर बचेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या आ गया सर, जी एम ओवर आर तो आ गया। अब जरा अपन कहानी को शुरुआत करते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जी एम बाई आर। वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया सर, जी एम बाई आर आ गया। अब आप समझते हैं कि सर वी होता है आर इंटू ओमेगा के बराबर, तो वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा सर जी एम ओवर आर। ठीक है, तो एक काम करो ना, यहाँ से इसको नीचे पटक देना, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ओवर नीचे आ जाएगा सर आर का क्यूब। ठीक है, ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर इज 2 पाई का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 पाई स्क्वायर, और नीचे आएगा टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ गया सर, जी एम अपॉन आर क्यूब तो आ ही चुका है। ठीक है, तो देयरफॉर जैसे अपन इसको रेसिप्रोकेट करेंगे ना, तो टी स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, जी एम बाई आर का क्यूब। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में नहीं, इसको अपन ने पलट दिया पूरा, तो टी स्क्वायर बाई 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर क्यूब बाई जी एम, आर क्यूब बाई जी एम। अब मुझे बताओ क्या आप लोग के दिमाग में यहां तक का फंडा शानदार तरह से बैठ गया अच्छे से?
यस सर, यहाँ तक का फंडा बैठ गया। चलो फिर अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ना अगर आप देखें इसको अच्छे से तो टी स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, बस क्या निकाल लो, बस यहाँ से टी स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, सुनते हुए चलना, बहुत जानदार चीज़ है। टी स्क्वायर निकालोगे ना तो टी स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम। टी स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम आ जाएगा। इसको खोपचे में रख लो और बगल में क्या आ जाएगा सर, आर का क्यूब। इतनी सी बात है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे लिखा है ना, ये 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम, ये जो लिखा है ना 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम, दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये दरअसल जगह ले रहा है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अपन फिर क्या कर देंगे सर, के से कर देंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, क्या आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के टाइम्स आर का क्यूब। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स आर का क्यूब हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो पूरी क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एक बहुत ही प्यारी सी चीज। अगर आप ना स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है, अगर आप स्लोप की बात करें तो वहां पे ना एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी होती है, इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा स्टेप है इस सवाल का। ठीक है, इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, जिनको भी पता है व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना। ठीक है, इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, तो सर इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो यार, ये y जो है ना, दिस इज द क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस। बोलो हाँ कि ना? एब्सोल्युटली सर, जो भी y पर आएगा तो क्वांटिटी ऑन दी y एक्सिस। ठीक है, उसके बाद x पर जो आ रहा है ना सर, ये x पर आने वाली चीज क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑन दी x एक्सिस। ठीक है, x पर जो आने वाली चीज है ना सर, ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस। ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, क्वांटिटी ऑन द x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद जरा गौर करते हुए चलना, जो ये C लिखा हुआ है ना, दिस इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, दिस इज द इंटरसेप्ट, मतलब लाइन जो है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रही है लाइन, उसको अपन कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो m लिखा है ना यहाँ पे, ये बहुत ही उम्दा चीज है, दिस m इटसेल्फ इज द स्लोप। ये जो m लिखा हुआ है ना, दिस m इटसेल्फ इज द स्लोप। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं अपने पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन की, वो बनती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y m x और c का मतलब क्या होता है रिस्पेक्टिवली, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही तो अब तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि अगर सवाल में गिवन है अगर सवाल में गिवन है यहाँ पे देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, Therefore k इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू क्या है यहाँ पे सर, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम है। k अपने पास क्या है सर, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम। अब जरा गौर करते हुए चलना, सवाल के अनुसार दिस इज ऑन द y एक्सिस, दिस इज बेसिकली ऑन द x एक्सिस। सवाल में कहा गया आर क्यूब लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे और टी स्क्वायर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, आर क्यूब लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, टी स्क्वायर लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। तो जो लाइन बनेगा उसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, जो लाइन बनेगा उसका स्लोप, इंटरसेप्ट तो जीरो ही है, तो जो स्लोप आएगा ना उसका वो बेसिकली क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी, तो जीरो है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, तो m क्या है, k, और k क्या है, 4 पाई का स्क्वायर बाई जी एम है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, इसका स्लोप हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर ओवर जी एम। दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस आर क्यूब का कर्व। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया सही से? यस सर, बैठ गया। मैं चाहूंगा कि आप ना शुरुआत करें स्क्रीनशॉट लेने का। यहां से आया समझ में? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ इसके, अच्छा ये तो आप लोगों ने अगर नहीं नोट करा है भाई तो क्या कर रहे हो यार, इसको नोट करो, अदरवाइज समझ में कैसे आएगा कि m इज द स्लोप। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हो गया क्लियर? यस सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 8 आवर्स। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पीरियड जो है ना वो 8 घंटे के बराबर है। T1 जो है ना वो अपने पास में 8 आवर्स के बराबर है। उसके बाद क्या बोला गया, इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। तो मतलब माफ कीजिए, R1 को अपन x बोल लेते हैं। ठीक है, अब बोला है कि इफ द
इफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स, ठीक है, मतलब डबल कर दिया है, तो R2 को अपन ने कर दिया है डबल ऑफ x, तो 2x कर दिया है। अब क्या पूछा हुआ है, देन फाइंड द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अब आपको निकालना है व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड T2 फॉर द गिवन सैटेलाइट, ठीक है। चलो अब यहां पे अपन गेम खेल सकते हैं इन ऑल अकॉर्डिंग विद द केपलर्स थर्ड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, जरा गौर फरमाते हुए चलेगा शानदार तरह से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ हमें क्या समझ में आ रहा है, जरा गौर करते हुए चलना। तो T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K टाइम्स R1 का क्यूब होता था, एंड T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K टाइम्स R2 का क्यूब होता था, ठीक है। ये वाला फंडा आ गया समझ में, सब बिल्कुल आ गया। अब आपको लेना है इसका बेसिकली रेशियो लेना है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, इसको देखो ऐसे, T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट गया, तो R2 बाई R1 का क्या आ गया सर, क्यूब आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो T2 ओवर T1 इज इक्वल्स टू, अपने पास में क्या हो जाएगा सर, R2 ओवर R1 का पावर लग जाएगा 3/2 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। चलो T2 अपॉन T1 कितना सर, 8 घंटे के बराबर। R2 कितना अपने पास सर, R2 अपने पास में 2x के बराबर है, और R1 अपने पास में कितना है सर, x के बराबर है, ठीक है। और इसकी पावर यहाँ पे क्या लग गई है सर, 3/2 लग गई है, ठीक है। तो T2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, फिर यहाँ पे x से x कट जाएगा, यहाँ पर x से x कट जाएगा, तो 2 का क्यूब, फिर उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे, ये तो मैंने 8 को यहाँ पे शिफ्ट किया था भाई, उसमें अपन कंफ्यूज ना हो जाए, 8 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, उसके बाद 2 की पावर 3/2 तो बाकायदा लगी हुई है। तो एक काम करो ना, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा सर, 8 आएगा, ठीक है। और 8 का अपन लेंगे स्क्वायर रूट, तो अपने पास वो आ जाएगा 2√2, ठीक है। ये अपने पास कितना आ जाएगा सर, 2√2 आ जाएगा। तो फिर T2 अपने पास में कितना आ जाएगा सर, 16√2 आवर्स, दिस इज गोइंग टू बी द टाइम पीरियड, 16√2 आवर्स, दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट टाइम पीरियड। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है, बताएं, क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर आ गई है, ठीक है। निपटा दिया जाएगा इसको अब यहां से, ठीक है। अब आपको लेके चलेंगे इसके अपन अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइट क्या वेरिएशंस आएंगे इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इसका बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल्स तो एक से बढ़ के एक बनते हैं, जो कि अपन लोग कर भी चुके हैं एमसीक्यू के अंदर। यहां पर भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी वो क्वेश्चन शामिल होते ही होते हैं, ठीक है। चले, तो अब अपन को अल्टीमेट टास्क क्या मिलकर रखा हुआ है, एक्सप्रेशन निकालने हैं फॉर द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट निकालना है। चले कहानी को देते हैं अब जरा शुरुआत, यहां से करने शुरुआत। तो भाई अब देखते हुए चलना अच्छे से ना, अगर आप सरफेस पे चेक करोगे ना, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे चेक करोगे ना, तो वो तो फिर बाकायदा सिर्फ और सिर्फ जी के बराबर ही आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर से लेकर के यहां तक की जो दूरी होने वाली है सर, ये अपने पास होने वाली है सिर्फ और सिर्फ कितनी सर, आर के बराबर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, अगर हम मान लो एच हाइट जो है ना ऊपर की तरफ चले गए, अगर हम मान लो कि h हाइट जो है ना, अगर अपन ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो माफ कीजिए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अपन इसको मानते हैं चलो h के बराबर। अब यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हो जाएगी चेंज, उसको बोल देंगे अपन g डैश, ठीक है। नाउ अब जरा फोकस करते हुए चलना अच्छे से। अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला, अब हम अगर गेम खेलते हैं अकॉर्डिंग टू दी जनरल फॉर्मूला, तो आप समझे मेरी बात को अच्छे से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन, नीचे क्या आता है सर, अर्थ के सेंटर से उस कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी का स्क्वायर, जो कंसर्न्ड पॉइंट पे आप निकालना चाह रहे हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना सेंटर से लेकर के ये सरफेस तक का स्क्वायर, ठीक है, मतलब आर ही हो गया वो, तो फिर रेडियस ऑफ अर्थ ही हो गया फिर वो, तो ठीक है। ये अपने पास आ गया जी एम बाय आर का स्क्वायर। नाउ अब जरा
जरा गौर करते हुए चलना, एट हाइट h, नाउ एट पॉइंट, एक काम करते हैं पॉइंट P पे आपको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। सर पॉइंट P कहां है सर? यहाँ पे, ठीक है। तो एट पॉइंट P अगर चेक करेंगे तो वो तो चेंज हो चुकी है, G की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो G डैश, लेकिन M जो होता है यहाँ पे, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। अब तुम अर्थ के सरफेस पे रहो या फिर कहीं और चले जाओ, अर्थ के मास पे क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं, ठीक है। GM अपॉन, सर यहाँ पे आता है दूरियों का स्क्वायर, दूरियां हो चुकी हैं रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का स्क्वायर, तो दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे ना, जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे ना सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ में डिवाइड करेंगे ना, तो अपने पास क्या बचेगा? इस बात पे जरा फोकस करते हुए चलेगा, ठीक है। तो बचेगा सर जी डैश बाई जी, क्या बचेगा सर? जी डैश बाई जी बचेगा। जीएम से जीएम जो है वो जाएगा कट, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू यहाँ बचेगा आर का स्क्वायर और नीचे बचेगा सर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि ये डेरिवेशन का एक इंटरमीडिएट स्टेप है, डेरिवेशन का ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आया था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्सप्रेशन हम तब यूज करेंगे जब h इज कंपेरेबल टू r, मतलब जो h की वैल्यू है ना, जो हाइट की वैल्यू है ना, वो r के रिस्पेक्ट में कंपेरेबल हो, ठीक है। तो अपन ये वाला फॉर्मूला जो है ना, दिस इज यूज्ड, ये एक फॉर्मूला है जो तब यूज करना है व्हेन h इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, when the h is comparable to the radius of the earth। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? सर पूरा क्लियर है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा ना कहानी को ट्विस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो कैसे, जी डैश बाई जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आर का स्क्वायर तो हो चुका है। एक काम करो, आर प्लस एच इंटू आर प्लस एच, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ ठीक है सर, आर प्लस एच इंटू लिख देंगे आर प्लस एच। अब क्या आगे क्या सर? ठीक है, अब चेक कर दे क्या करेंगे, आर के स्क्वायर को बिल्कुल मत छेड़ना। यहाँ पे एक काम कर, एक आर यहां से कॉमन ले ले तो 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। एक काम और कर, एक आर यहां से भी कॉमन ले ले तो ये भी कितना आ जाएगा सर? 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। भाई आर इंटू आर करेंगे तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बोला मैंने सर? क्या बोला मैंने बोला कि आर इंटू आर करेंगे, आर का स्क्वायर निपट गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखते हो चलना अच्छे से, जी डैश ओवर जी, ये जो बचेगा सर ये बचेगा, देखो नीचे बच रहा है 1 प्लस एच बाई आर और नीचे बच रहा है 1 प्लस एच बाई आर। इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर ऊपर लेके आ जाऊंगा तो 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2 हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, अगर h बाई आर की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होती है ना, तो जो पावर यहां चिपकी है -2, उसको आप ला करके h बाई आर के बाजू में चिपका दो। आया समझ? ये होती है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो देयरफॉर अब जरा इसको गौर करते हुए लिखते हैं अपन, देयरफॉर g डैश बाई g इज इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा 2h बाई आर, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड व्हेन h is not comparable। this वाला फॉर्मूला is valid when h is not comparable to the radius of earth, जब r की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है व्हेन कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। आया समझ में? तो आप पूरे डेरिवेशन की जो शुरुआत है ना वो आप यहां से करेंगे, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर। तो एक फॉर्मूला ये वाला आ गया था और एक फॉर्मूला फिर ये वाला रहेगा जहां पे h इज नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4। जब हाइट की बात हो गई है तो डेप्थ की बात कैसे पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो यहां पे निकालना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ। विथ रिस्पेक्ट टू इस दफा करना है डेप्थ, ठीक है। चलो भैया अब करें शुरुआत कहानी की। ये अपने पास मान लो अर्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अर्थ के सरफेस पर अगर आप चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी सर? एब्सोल्युटली जी के बराबर ही आएगी। सरफेस पे क्या आएगी सर? जी के बराबर ही आएगी, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन डी डेप्थ चले गए नीचे की तरफ,
बस डी डेप्थ आना नीचे की तरफ, ठीक है, पूरा रेडियस आर नीचे मत आना, सिर्फ और सिर्फ डी डेप्थ नीचे आना। क्या बोला मैंने? पूरा रेडियस आर नीचे मत आना, सिर्फ डी डेप्थ नीचे आना, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। देखो, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन हो रहा है, तो जी डैश तो उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं। अगर हम ऑन द सरफेस की बात करें तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नाउ अब इसमें आपको एक छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि हमको यहाँ पर अजम्पशन लेके चलना पड़ता है कि अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। अर्थ की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और अर्थ प्रॉपर स्फीयर है। तो ऐसे केस में अगर आप गौर करें तो डेंसिटी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वहां से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां से अगर मास को बस निकाला जाए तो मास हो जाएगा सर डेंसिटी इंटू वॉट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है सर? स्फीयर का 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। नाउ अब इसी चीज को फॉलो करते हुए अगर मैं चलूंगा ना तो क्या आ जाएगा भाई? जी बाई आर का स्क्वायर बाहर रखो, उसके बाद एम था ना, तो एम अपने पास कितना आ गया? एम आ गया है 4 पाई रो। एम कितना आ गया? 4 पाई रो आर का क्यूब, और नीचे कितना आ गया सर? 3 आ चुका है। बोलो यहां तक का मसला पूरा क्लियर सर? जानदार तरह से क्लियर है सर, ठीक है। चलो, आर स्क्वायर ने निपटाया तो सिर्फ एक आर तो बच जाएगा ऊपर एटलीस्ट, ठीक है। तो जी अपने पास में क्या बचेगा सर? 4 पाई जी रो आर ओवर 3, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया, 4 पाई जी रो आर ओवर 3। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एब्सोल्युटली, बट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है जी डैश, ठीक है। मेन चीज तो अब शुरू होती है, ठीक है। नाउ एट अ डेप्थ डी, नाउ एट अ डेप्थ डी, अगर आप डेप्थ डी की बात करें तो क्या होगा? जरा इस बात पर अच्छे से फोकस करते हुए चलना। डेप्थ डी पर क्या होता है सर? ठीक है, देखें, आ जाए तो यार डेप्थ डी पे आ चुके हैं, तो अपने पास जी डैश इज इक्वल टू, मेरी बात सुनना, जी, उसके बाद क्या हो जाएगा सर? टोटल मास आपके लिए नहीं है इस दफा, ठीक है। क्या बोला मैंने? इस बार आपको टोटल मास नहीं मिलने वाला। क्यों? अगर आप डी डेप्थ नीचे आ गए हो ना, तो बस ये वाला स्फीयर है विच इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्या बोला मैंने? जब आप डी डेप्थ नीचे आ चुके हो तो जो छोटा वाला स्फीयर है ना, ओनली दिस इज गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, पक्का। अब अगर यहां पर मैं छोटे वाले स्फीयर का रेडियस निकालना चाहूं, देखना मेरी बात, सुनना मेरी बात, ठीक है, सुनना मेरी बात को अच्छे से भाई। टोटल रेडियस तो आर के बराबर होता है, टोटल रेडियस जो होता है सर वो तो आर के बराबर होता है। आर में से डी गया तो ये कितना बचेगा? आर माइनस डी। आर में से डी गया, आर में से डी चला गया, तो ये कितना बचेगा सर? आर माइनस डी बचेगा। दिस इज नथिंग बट जस्ट आर माइनस डी के बराबर, ठीक है। चलो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, अब जो इसका मास होगा ना वो मास कुछ और होगा, तो उसको अपन एम डैश बोलेंगे यार। क्या बोलेंगे? उसको अपन एम डैश बोलेंगे, ठीक है। टोटल का मास कितना था? टोटल का मास वाज एम के बराबर, ठीक है। ये डी डेप्थ काट के जो ये वाला हिस्सा बचेगा ना, इसका मास कितना होगा सर? एम डैश होगा, ठीक है। उसके बाद इसी का आपको जी एम बाई आर का क्यूब था ना, स्क्वायर था ना, आपको फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, विच मीन्स आर माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। चलो, ये वाला फंडा का क्लियर हो चुका है, तो एक काम करते हैं, अब अपन एम डैश भी निकाल लेते हैं इसी लिहाज में, इसी स्टाइल में। मैंने क्या सिखाया? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो मास क्या हो जाएगा सर? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा? तो 4/3 पाई इंटू, उसके बाद सर क्या होगा? रेडियस का क्यूब, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर? तो उसका स्फीयर का रेडियस है आर माइनस डी, तो उसका अपन क्यूब कर देंगे ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब ना, 4/3 पाई और 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब। सही चल रहे हैं, एकदम एक तरफा चल रहे हैं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना। नाउ अपन जब जी डैश की बात करेंगे, नाउ अब जरा फोकस, अपन जब जी डैश की बात करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा? जी
नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा r माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है, नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर r माइनस डी का स्क्वायर, और उसके बाद m डैश कितना है 4 पाई रो बाई 3, 4 पाई रो बाई 3 था, 4 पाई रो बाई 3, r माइनस डी का क्यूब चल रहा है, r माइनस डी का क्यूब चल रहा है, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर ये वाला फंडा, ठीक है। चले आ जाए जरा इसके ऊपर, r माइनस डी का स्क्वायर, r माइनस डी का क्यूब कटा तो r माइनस डी बचेगा, बस इकलौता बचेगा r माइनस डी, ठीक है। चले अब जरा फोकस करते हुए चलना अच्छे से। g डैश इज इक्वल्स टू 4 पाई 0 4 पाई जी रो ओवर 3, और यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास में व्हाट, r माइनस डी आ जाएगा g डैश के तौर पे, ठीक है। वो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी तुम्हारे पास में बोले तो क्या, ये बन जाएगी तुम्हारे पास में बोले तो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये बन जाएगी तुम्हारे पास में क्या बोले तो सेकेंड इक्वेशन। चलो क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? ठीक है। अब बस एक काम करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपको बेसिकली जी डैश निकालने से मतलब है, आपको बेसिकली जी डैश निकालने से मतलब है, जो कि आ रहा है सेकंड इक्वेशन में। बस एक काम करो, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देना फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ में, तो वहां से एटलीस्ट जी डैश का जो एक्सप्रेशन है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलें सर, तो अब यहां पे करते हैं शुरुआत, डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो अब जो बच रहा है अपने पास में, वो अपने पास क्या बच रहा है सर, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 4 पाई जीरो 4 पाई जी रो बाई 3 आर माइनस डी, और जी यहां पे कहां लिखा था जी, भाई पलट के इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई जीरो आर नीचे आ जाएगा, 4 पाई जी रो आर नीचे आ जाएगा, और 3 जाएगा ऊपर की तरफ। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सब पूरा क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखना अच्छे से, ठीक है। ये वाला 3 और ये वाला 3 निपट गया, 4 पाई जीरो से 4 पाई जीरो जो था वो भी जा करके निपट गया। तो अब क्या बचेगा अपने पास में, जरा इस पे गौर करना। यहां बचेगा सर जी डैश, यहां बचेगा सर जी इज इक्वल्स टू, ये बचेगा सर आर माइनस डी ओवर आर। बस निपट चुका है। क्या आप लोग को यहां तक का फंडा समझ में आ गया? मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको मैं कहानी में आगे लेके चलता हूं, ठीक है। यहां तक का एकदम सटीक तरह से क्लियर है सर? पूरा क्लियर है, ठीक है। अब तो बस एक लाइन बची है, वो तो वहां जगह नहीं है, अदरवाइज वहीं उसको मैं कर देता पूरा, ठीक है। तो नाउ देयरफॉर, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी ओवर आर था। बस एक काम करना शुरू करो, मेरी बात समझो, आर बाई आर करेंगे 1, और ये हो जाएगा माइनस का डी बाई आर, तो देयरफॉर जी डैश, हाँ बस आ गया अपने पास फॉर्मूला, देयरफॉर जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला, डन, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप स्क्रीनशॉट पिछले वाले का ले चुके थे पहले ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंक्लूसिव स्टेप था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंक्लूसिव स्टेप था ये, फॉर्मूला मेन फॉर्मूला। बढ़िया सर, मेन फॉर्मूला काफी सटीक आ चुका है। तो इसका जो एक्सप्रेशन था वो आपके लिए हो चुका है बिल्कुल डन। अब आते हैं आगे, हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 64%, ठीक है। देखो, इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 64%, क्या लिखा है, इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 64%, तो अगर 64% से रिड्यूस हो गई है तो बची कितनी है, 36%, ठीक है। तो इफ समथिंग रिड्यूसेस बाय 64%, therefore it becomes 36%, ठीक है। therefore it becomes 36%। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, हमारे दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करना, जो 64% का लॉस आया ना, ये किसी छोटी मोटी हाइट पे नहीं आया होगा, ठीक है। देखो जैसे अपन सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होगी, वो तो लाजमी सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सिर्फ 5 बचेगी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 के बराबर थी, एक हाइट पे 5 आ गया, इसका मतलब कितना लॉस खा चुका है, 50% का लॉस तो झेल चुका है, ठीक है। और ये छोटी मोटी हाइट पे नहीं होता, काफी बड़ी हाइट पे होता है। तो यहां पर तो इस गिवन क्वेश्चन के अंदर तो 64% का लॉस है, ठीक है। अगर 64% का लॉस है तो अगेन वो छोटी मोटी हाइट पे नहीं हो रहा है, काफी कंसिडरेबल हाइट पे हो रहा है। तो आपको पहले ये समझना है कि 64% कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, ठीक है। और फिर आपको लिखना है कि देयरफॉर
हाइट इज मतलब सिंस यहाँ पे h इज कंपेरेबल टू r, इस बात का हम लोगों ने पता कैसे लगाया, ये समझ के कि भैया लॉस काफी ज्यादा है, ठीक है, लॉस अगर 10% के भी ऊपर है ना, इसका मतलब क्या है कि h इज कंपेरेबल टू r, ठीक है। तो अगर h इज कंपेरेबल टू r तो जो फॉर्मूला है वो है सर g डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला सर, r का स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। नाउ अब मेरी बात सुनते हुए चलना, acceleration due to gravity reduces by 64%, therefore it becomes only 36%, ठीक है। तो therefore एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स ओनली 36%, ठीक है, 64% का लॉस खा चुके हैं, तो इट बिकम्स 36 पर मतलब डिवाइड सेंट मतलब सेंचुरी, 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी डैश बाई जी 36/100, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, चलो भैया इक्वेशन नंबर 2 अपन ने इसको बोल दिया, ठीक है। अब मौका क्या आता है कि सर अब जब यहां तक पहुंच ही गए ना, तो एक काम करें, इसको इक्वेट कर दें अपन एक बार, ताकि h मिल जाए इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर इक्वेट करेंगे ना फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन के साथ में, तो हमारे पास क्या मिलने वाला है सर, हमको मिलने वाला है r का स्क्वायर, नीचे आ गया था r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सर यहां पे कितना आया था 36/100, बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक काम करो ना यार, सुनो मेरी बात, एक काम करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे ना तो r अपॉन r प्लस एच इज इक्वल टू 6/10 बचेगा, इसको निपटाना स्टार्ट करना, तो 10r इज इक्वल टू 6r प्लस 6h बचेगा, तो 6h इज इक्वल टू 4r बचेगा, तो 3h इक्वल टू 2r बचेगा, तो h इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स r बचेगा। क्या आप लोग को ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलता हूं। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन है सर, ठीक है। चले अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी एक बार देख लो क्या तुम्हें लग रहा है, जो आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में बकायदा मुझे बताते हुए चलना, जल्दी करना प्लीज एक बार इसको सॉल्व। चलें फिर आगे बढ़ें। यस, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ डेप्थ ऑफ, कितना है सर यहाँ पे 32 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मैं आपको एक बात पहले से क्लियर करता हूं कि भाई अगर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ जा रहे हो तो जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना वो होगा सर जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल के अनुसार जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि डेप्थ कितना है सर 32 किलोमीटर, आर कितना है 6400 किलोमीटर, तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/200 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, यस ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है वेट में, क्या निकालना है आपको? परसेंटेज चेंज निकालना है वेट में, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है वेट में? फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू आप कर दीजिएगा 100% के साथ साथ, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अब जो परसेंटेज चेंज आपको मिल रहा है ना वो क्या मिलने वाला है सर, जरा गौर करना, m से m तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर यहाँ पे g डैश ओवर g बचेगा, माइनस क्या है g बाई जी करूंगा तो 1 आ जाएगा, इनटू क्या है सर 100% आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर बाकायदा परसेंटेज चेंज आ रहा है, जरा गौर करना, g डैश बाई जी इज बेसिकली 1 माइनस 1/200 माइनस 1 कर देना इनटू कर देना 100% से, ठीक है। जनरल फॉर्मूला पे अपन खेलते हुए चल रहे हैं, तो परसेंटेज चेंज इन वेट जो आ रहा है 1 से 1 निपट गया, माइनस 100/2 करेंगे तो माइनस 0.5%। बस इतनी सी बात थी। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको लेके चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़े। हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको डेप्थ ही तो निकालना है, क्या निकालना है आपको? डेप्थ निकालना है। तो जी डैश बाई जी
इज इक्वल्स टू 1 माइनस होता है d बाई आर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द फॉर्मूला इटसेल्फ. ठीक है. नाउ सवाल के अनुसार क्या गिवन है कि कितने डेप्थ पर ऐसा होगा डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 70%. ठीक है, मतलब 70% ही हो गई है साक्षात. तो g डैश इज 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, तो g डैश बाई g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा. ये बन गई अपने पास में क्या? इक्वेशन नंबर 2 बन गई. ठीक है, सब बढ़िया, एक तरफा शानदार, सब चल रहा है सही, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलो बहुत जबरदस्त. तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन. अब मैटर है कि आप इसको इक्वेट कर दीजिएगा. ठीक है, तो जैसे अपन इसको इक्वेट करेंगे ना, इक्वेट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलने वाला है? जैसे हमने इक्वेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलने वाला है? जरा गौर करना. 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर इज इक्वल टू 7/10 आ जाएगा. तो 1 माइनस 7/10 इज इक्वल्स टू डी बाई आर. 10 माइनस 7 करेंगे तो 3, 3/10 इज इक्वल्स टू डी बाई आर. तो डी अपने पास कितना आ जाएगा सर? 3r/10. क्या आप लोगों को समझ में आ गया? डी अपने पास में क्या आ जाएगा सर? 3r/10. इट्स एज सिंपल एज दैट. ये रहेगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन. मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी. 3, 2, 1 रेडी गो. सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर. चलें आगे बढ़ें. अब आपको लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप स्पीड ऑफ द अर्थ. ठीक है, एस्केप स्पीड बेसिकली क्या होता है? ऐसी स्पीड जो अगर किसी बॉडी को दे दी जाए तो वो जो बॉडी है ना, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्रॉस ओवर करके निकल जाएगी. तो ऐसी स्पीड को कहा जाता है एस्केप स्पीड. क्या आप लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर अपन आते हैं इसके डेरिवेशन के ऊपर. तो एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी with which escape velocity is the velocity with which if a body is thrown, then the body escapes its gravitational field. ठीक है, then the body escapes द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, और फिर वो वापस अर्थ पे कभी आ नहीं पाती, अपने आप तो नहीं आ पाएगी, बिकॉज अर्थ या वो प्लैनेट, हर प्लैनेट का अपना अपना स्केप स्पीड होता है. ठीक है, तो बॉडी स्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है. अर्थ के लिए स्केप स्पीड क्या होती है? फॉर द अर्थ द escape स्पीड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, जो escape स्पीड है ना वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. मतलब अगर हमने किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज फेंक दिया, ठीक है, अगर हमने किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज फेंक दिया, तो फिर वो बॉडी वापस कभी अर्थ पे नहीं अपने आप आ पाएगी, बिकॉज इतना तेज फेंकने से बॉडी जो है ना वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस ओवर करके चली गई है, अब वापस अर्थ पे अपने आप नहीं आ पाएगी. इसका मतलब समझ में आ गया आपको? तो जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं. चलिए फिर हो गया इसका स्क्रीनशॉट. यस सर हो चुका है. चलो भैया अब यहाँ पे आपको निकालना था एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप स्पीड. ठीक है, तो हम तो यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे. ठीक है, कहा भी गया है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना है. जैसे मान लीजिए ये अर्थ है ना, अब अगर मैं किसी बॉडी को एस्केप करवाना चाहता हूँ ना, इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर मैं किसी बॉडी को एस्केप करवाना चाह रहा हूँ, मतलब इस बॉडी को ना मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बियॉन्ड फेंक देना चाहता हूँ, और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एग्जैक्टली खत्म कहाँ पे होती है? दैट इज नॉट नोन. ठीक है, दैट इज इन्फिनिटी. तो मतलब प्रैक्टिकली फिर मुझे किसी बॉडी को इन्फिनिटी तक फेंकना है. बोलो हाँ कि ना? ठीक है, पक्का. अब इन्फिनिटी तक जाने के रास्ते में देखो भैया, सेंटर ये रहा, ये दूरी अपने पास क्या हो गया सर? रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया. ठीक है, अब सेंटर तक जाने के रास्ते में अगर गौर किया जाए अच्छे से, एक पॉइंट तो ये आ गया. ठीक है, तो यहां पे सेंटर से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी सर? x के बराबर. ठीक है, सेंटर से लेकर के अर्थ के सेंटर से आप हर डिस्टेंस को करोगे मेजर, तो ये जो दूरियां हैं
ये है सर x के बराबर, ठीक है। अब यहां से क्या कि बॉडी को बस यहीं पे अपना सफर एंड थोड़ी करना है, बॉडी को यहां से और ऊपर जाना है। तो यहां से अपन मान लेते हैं कि छोटा सा डिस्टेंस जो है ना ऊपर की तरफ ट्रैवल किया जा रहा है, और जो ये छोटा सा डिस्टेंस है दिस इज बेसिकली इक्वल टू dx के बराबर। किसके बराबर है सर? dx के बराबर है, ठीक है। चलो, तो जिस मास को आप भेज रहे हो ना उसको अपन छोटा वाला m बोल देंगे। m इज द मास ऑफ द बॉडी। छोटा वाला m क्या हो जाएगा सर? दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। और जो बड़ा वाला m हो जाएगा ना, दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट। दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट। छोटा वाला m इज द मास ऑफ द बॉडी, बड़ा वाला m इज द मास ऑफ द प्लैनेट इटसेल्फ, ठीक है। चले सर, अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो पहली बात तो समझो कि वर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा सर? वर्क हो जाएगा, देखो अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाओगे ना dx के बराबर तो वर्क भी छोटा ही करना पड़ेगा, चलो dw के बराबर, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू, पहली बात तो f क्या हो जाएगा? तो g मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द बॉडी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर? x का स्क्वायर था तो प्रॉपर्ली x का स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा सर? dx, ठीक है। क्या आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? जानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब मौका आता है इसको इंटीग्रेट करने का। अब मौका आता है सर इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करने का, ठीक है। जैसे अपन करेंगे ना इसका इंटीग्रेशन, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू gmm जो है वो आ जाएगा बाहर, और नीचे आ जाएगा 1/x², और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। अब जरा लिमिट्स के बारे में सोचना, आपने बॉडी को कहां से फेंका है? आपने अर्थ के सेंटर से तो बॉडी को नहीं फेंका था, ठीक है। आप जिस बॉडी को एस्केप करवाना चाह रहे हो उसको आप अर्थ के सरफेस से ही फेंकोगे ना। तो जब अर्थ के सरफेस से फेंका है तो ये वाली दूरी किसके बराबर है सर? ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। तो लोअर लिमिट r के बराबर है। तो आपने कितना वर्क करा इनिशियली? सर इनिशियली कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब जब आपने बॉडी को इंफिनिटी तक कर दिया है प्रोजेक्ट, तो आपको बहुत ही शानदार वर्क करना पड़ गया होगा। तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा 0 से w के बराबर इज इक्वल टू gmm, तो बाहर रहेगा x की पावर -2 का होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। x की पावर -2 का करेंगे इंटीग्रेशन, x की पावर -1/-1, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं कि माइनस तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना? x की पावर -1 मतलब 1/x, ठीक है। तो लोअर लिमिट r है, अपर लिमिट कितनी है? इन्फिनिटी है, ठीक है। तो w -0 करेंगे, w आ जाएगा, तो माइनस का gmm हो जाएगा, और अपर लिमिट कितना है? 1/∞, और लोअर लिमिट कितना है अपने पास? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर है, ठीक है। अब अपने पास क्या बन जाएगा जरा गौर करते हुए चलना। w इज इक्वल्स टू, इस पेन से नहीं करूं क्या? w इज इक्वल्स टू ये 1/∞ 0, तो अपने पास कितना हो जाएगा? प्लस का gmm ओवर r हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हैं वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। कहीं ओरिएंटेशन चेंज करके रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी, कहीं अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर तो आपने बॉडी को थ्रो कर दिया था, तो बॉडी इज बेसिकली मूविंग, तो मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी एंड सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ इनटू, भाई मास किसका लोगे? अर्थ का मास लोगे क्या? नहीं सर, जिस बॉडी को हमने किया है ना प्रोजेक्ट, उस बॉडी का मास लेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू एम इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है सर? भाई ये जो वेलोसिटी है ये नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, इसी को कहा जाएगा एस्केप वेलोसिटी। क्यों एस्केप वेलोसिटी? बिकॉज ऐसी वेलोसिटी आपने दी है बॉडी को कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस ओवर करके निकल गई है टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, इसलिए कहा जाएगा इसको एस्केप वेलोसिटी। तो जैसे ही अब हम यहाँ पर आकर के इक्वेट कर देंगे पहली और दूसरी इक्वेशन को, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आकर के इक्वेट कर देंगे फर्स्ट एंड द सेकेंड इक्वेशन, m से m कट जाएगा, तो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2gm ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ gm ओवर r आ जाएगा, एंड दिस इटसेल्फ इज बेसिकली द एस्केप वेलोसिटी। इसी को तो कहा जाता है सर एस्केप वेलोसिटी। और अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है कितनी सर? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि मैं आप लोग को बता चुका था, ठीक है। गलती मत करना, किलोमीटर पर आवर मत बोल देना भाई, इतने में तो तुम साइकिल चला लोगे अपनी, ठीक है। तो तुम क्या एस्केप कर गए? तुम घर से निकले सामान लाने के लिए, और फिर क्या? हमारा बेटा है हमारी बेटी एस्केप कर गए?
क्योंकि एस्केप वेलोसिटी रीच कर ली थी नहीं ना, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर आनी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। आया समझ कि नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। फाइंड द हाइट एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज दैट एट अ डेप्थ ऑफ कितना 100 किलोमीटर। तो डेप्थ इटसेल्फ इज बेसिकली 100 किलोमीटर, और उसके बाद किस हाइट पर ऐसा होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो डेप्थ पे आ रही है ना, वही वैल्यू हाइट पर भी आएगी, ठीक है। बिकॉज जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप ऊपर जाओगे तब भी और नीचे जाओगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होती है। ऊपर जाओगे तब भी रिड्यूस होगी और नीचे आओगे तब भी रिड्यूस होगी। मैक्सिमम कहां पर होती है सर? मैक्सिमम होती है सरफेस ऑफ द अर्थ। मैक्सिमम कहां पर होती है सर? मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ऊपर जाने पर भी जी डैश जो है वो डिक्रीज होता है और नीचे आने पर भी जी डैश जो है वो डिक्रीज होता है। नीचे आने पर भी जी डैश जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे तो जी डैश एट हाइट, जी डैश एट डेप्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हम निकाल चुके हैं। यहां पे हम वो फॉर्मूला ले रहे हैं जहां पे एच इज नॉट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो और यहां पे डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला होता है, डेप्थ में कोई ऐसा मसला ही नहीं है। हाइट में दो फॉर्मूले होते हैं तो फिर सोच के रखना पड़ता है, लेकिन डेप्थ में कोई मसला नहीं है, एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या हो रहा है, जी से जी निपट गया, तो यहां पे अब क्या बचेगा सर? 1 से 1 निपट गया, तो बेसिकली 2h बाई आर इज इक्वल्स टू सर डी बाई आर। तो h इज इक्वल्स टू सर डी बाई 2। नाउ व्हाट इज डेप्थ सर? डेप्थ वाज जस्ट 100 किलोमीटर्स, डेप्थ वाज जस्ट 100 किलोमीटर्स। तो अपने पास हाइट कितना आ जाएगा सर? हाइट आ जाएगा प्रॉपर्ली कितना? 50 किलोमीटर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा अच्छे से बैठ गया? मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली चीज शानदार जानदार तरह से समझ में भी आ गई है, ठीक है सर। बढ़िया आ गई बिल्कुल समझ में, ठीक है। और सवाल को पढ़ने के दौरान जो चीजें हमने यहां से नोट डाउन करी थी वो भी आप लोग के सामने प्रस्तुत है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर, डन 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 इज दिस। चलो आ जाओ भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी टेकन टू अ डेप्थ ऑफ 64 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस दिस इज अर्थ, ठीक है। मान लिया इसको अपन ने अर्थ है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी रहती है। तो जिस कारणवश जो बॉडी का वेट रहता है ना वो mg के बराबर रहता है। लेकिन अब तुम चले गए हो कितना डेप्थ नीचे सर? 64 किलोमीटर के डेप्थ में अपन चले गए नीचे की तरफ, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू कितना है सर? 64 किलोमीटर, ठीक है। जब आप इतना डेप्थ जाओगे नीचे तो इस डेप्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर क्या? जी डैश। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर? पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। तो डेप्थ के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है, डेप्थ के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला होता है सर, वो फॉर्मूला होता है जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डेप्थ मतलब 64 किलोमीटर और आर मतलब 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर यहां से जो जी डैश ओवर जी आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 1 माइनस 1/100। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास, ठीक है। अब जरा गौर करना, हमको बेसिकली क्या निकालना है? हमको निकालना है सर परसेंटेज चेंज इन द वेट। हमको निकालना है परसेंटेज चेंज इन द वेट, मतलब फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू कर देंगे हम क्या सर? 100%, ठीक है। इनटू कर देंगे हम क्या सर? 100%। जब इसको हम फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो जी डैश बाई जी माइनस क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो जी डैश बाई जी माइनस क्या हो जाएगा? 1 इनटू क्या हो जाएगा सर? 100%। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है? यस सर, क्लियर है, ठीक है। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे। तो परसेंटेज चेंज के लिहाज से m तो कॉमन आ गया और निपट चुका था। तो जी डैश बाई जी कितना आ रहा है सर? ऊपर तो लिखा हुआ है, ये है सर 1 माइनस 1/100। दिस इज जी डैश बाई जी। -1 वहां पे एकदम चिपक के लिखा हुआ था, जरा उस पर अच्छे से गौर करना कहीं वो गुम ना हो जाए। इनटू अपन कर देंगे, सिंस परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं तो फिर 100% से मल्टीप्लाई करना लाजमी सी बात है, ठीक है सर। अब उसके बाद इवेंचुअली क्या होने वाला है?
अब जब निकलता है ना परसेंटेज चेंज, 1 से 1 तो निपट गया, तो 100 अपॉन माइनस का 100 मतलब माइनस का 1%, दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेज चेंज। और एक बात आप समझ लें कि बॉडी का वेट जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज नेगेटिव आया है, परसेंटेज चेंज इज नेगेटिव which means that the weight is decreasing, which means that the weight decreases, जिसका मतलब क्या होता है कि सर इसका मतलब है कि वेट डिक्रीज होगा। और ये लाजमी सी बात है, आप अगर अर्थ के सरफेस के अंदर की तरफ जाओगे ना तो भाई अंदर की तरफ जाने से दरअसल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, तो वेट का भी डिक्रीज होना लाजमी सी बात है। क्या आपको ये वाला पूरा फंडा सही तरह से समझ में आ गया? यस सर, बिल्कुल शानदार तरह से क्लियर हो गया, ठीक है। बस इतनी सी बात है, निपट गए ये अपने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे पास थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। आपको ये फील आ रहा होगा कि हाँ सर MCQs भी बन गए, MIQs भी बन गए, न्यूमेरिकल्स में कोई परेशानी नहीं आ रही है और डेरिवेशंस भी बाकायदा क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा फील आ रहा है इसका मतलब ये है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये है सर कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको मालूम चल जाना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी हैं, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।